सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए चलिए समझते हैं कि क्या होता है एक समान वृत्तीय गति। इससे पहले कि हम लोग एक समान वृत्तीय गति को समझें, पहले हम लोगों को वृत्तीय गति को समझ लेना चाहिए कि वृत्तीय गति क्या होती है। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में अर्थात वृत्त की परिधि पर गति करती है तो उसकी इस गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। तो बहुत आसान है, जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है यानी वृत्त के परिधि के अनुदिश गति करती है तो उसकी इस गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। और अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। असली मुद्दा यह है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होगा। हम लोग इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे और आने वाले वीडियो में भी हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग एक समान वृत्तीय गति के बारे में जानेंगे, उससे जुड़े हुए बहुत सारे परिभाषाओं को समझेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आपको अभिकेंद्र त्वरण समझना है, इसके बाद वाले वीडियो को समझना है, तो ये वीडियो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि एक समान वृत्तीय गति क्या होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, ये दो प्रकार की गतियां हैं जो एक साथ आ गई हैं। पहले समझिए एक समान गति, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्या होता है एक समान गति। जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं एक समान गति। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो उसे हम कहेंगे एक समान गति। और अगर मान लीजिए एक समान गति किसी वृत्ताकार मार्ग पे हो रही है, अगर एक समान गति किसी वृत्तीय मार्ग पे हो रही है तो उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो परिभाषा कैसे हो जाएगा बच्चे? परिभाषा हो जाएगा, जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करती है। एक समान चाल कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है। तो जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करती है अर्थात समान समय अंतराल में परिधि पर समान दूरियां तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति बहुत ही आसान है। जब भी कोई वस्तु या जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर, किसी वृत्तीय मार्ग पे गति करता है तो उसे हम कहेंगे वृत्तीय गति। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति करेगा तो उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। और चलिए अब कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं जो एक समान वृत्तीय गति से जुड़े हुए हैं, से संबंधित हैं। पहला, आवर्तकाल। वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए कि ये है हमारा वृत्तीय मार्ग, ये है वृत्तीय मार्ग। इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, केंद्र मान लीजिए O है और इस त्रिज्या को आप स्मॉल r ले लीजिए। आपका कर्ण अभी यहां पर है, इस P बिंदु पर है, या P ही कर्ण है। तो यहां से घूमते 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 वापस जब वहीं पर आ जाएगा यानी कि वो एक चक्कर पूरा कर लेगा। और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही हम कहते हैं आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल क्या है? अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसे उस वृत्तीय मार्ग का एक चक्कर लगाने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं है, चक्कर वाला साइकिल, तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ही कहते हैं आवर्तकाल। और इसे प्रदर्शित किया जाएगा कैपिटल T से।
तो आवर्त काल का मात्रक क्या होना चाहिए बच्चे? आवर्त काल का मात्रक क्या होगा? है तो काल ही ना, है तो समय ही, और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आवर्त काल क्या होगा? एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ही कहा जाता है आवर्त काल। चलिए आगे बढ़ें। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्त काल। और मान लीजिए कि ये है आपका वृत्तीय मार्ग, ये वृत्तीय मार्ग हो गया, ओके। और त्रिज्या आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। अभी ये केंद्र O है और त्रिज्या R है। एक कण जो कि यहां पर है, यहां से घूमते 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 वापस वहीं पर आ जाएगा, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। एक चक्कर पूरा होने में जो समय लगा उसे आपने कहा आवर्त काल। और अब हम ये बात करते हैं कि एक सेकंड में, यानी कि एकांक समय में वो जो कण है इस वृत्तीय मार्ग का कितना चक्कर पूरा करता है। मान लीजिए कि आपका जो कण है एक सेकंड में ऐसे 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 पूरा ना, एक सेकंड में 10 चक्कर लगा लेता है, या एक सेकंड में 100 चक्कर लगा लेता है, या एक सेकंड में 5 चक्कर लगा लेता है। तो एक सेकंड में आपका वस्तु, आपका कण उस वृत्तीय मार्ग के जितने चक्कर लगाता है उसे ही हम कहते हैं आवृत्ति। ओके। वृत्तीय गति करने वाली वस्तु प्रति एकांक समय में जितनी परिक्रमा पूरी कर लेती है, पूर्ण कर लेती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू, इस सिंबल का नाम होता है न्यू। ओके। ये वी नहीं है, ये न्यू है। वी तो ऐसे लिखा जाएगा, और वी को अगर आप ऐसे मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा न्यू। तो आवर्त काल और आवृत्ति दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है। एक चक्कर लगाने में जो समय लगा है उसे कहते हैं आवर्त काल, और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं किसी भी वस्तु के द्वारा उसे कहा जाता है आवृत्ति। एक सेकंड में लगाए जाने वाले चक्कर, यानी कि एक सेकंड में जो भी आपका वस्तु जो वृत्ति गति कर रही है उस वृत्तीय मार्ग के कितने चक्कर पूर्ण कर लेती है, उन चक्करों की संख्या को ही हम कहते हैं आवृत्ति, और इसे प्रदर्शित किया जाएगा न्यू से। और इसका मात्रक देखिए बच्चे क्या है, ऐसा ही मात्रक होगा हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। H और Z से प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड यानी कि आवर्त काल समय ही है, और जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है इसका मात्रक होगा हर्ट्ज, जिसको आप दिखाएंगे हर्ट्ज, या इसको आप प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, प्रति सेकंड, पर सेकंड। पर सेकंड जितने भी चक्कर लगेंगे उसे हम कहते हैं आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ें। आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध देख लेते हैं। इस लेक्चर में आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वो बहुत ही आधारभूत हैं, बहुत ही बेसिक चीजें आप पढ़ेंगे, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के नज़रिए से ये टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बेस हैं, यानी ये आधार, ये चीज़ें जो आपको जानना जरूरी हैं, इनके आधार पे ही आप आगे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तो आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध, तो देखते हैं कि आवर्त काल, अच्छा आवर्त काल को आप कैपिटल T से दिखाते हैं, आवृत्ति को आप न्यू से दिखाते हैं। ये टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी है। देखते हैं दोनों में क्या संबंध है। मान लो कि कोई भी कण, पहले ले लिया जाए, क्या लेना होगा, हम पढ़ रहे हैं वृत्तीय गति, तो एक वृत्तीय मार्ग चाहिए होगा। ये रहा वृत्तीय मार्ग, और इसकी त्रिज्या आप कुछ भी ले लीजिए, जो त्रिज्या होगी वही लेंगे। मान लीजिए त्रिज्या R है और केंद्र O है, त्रिज्या R है, केंद्र O है। और अब अगर इस कण की बात करें हम लोग, P कण है, यदि कण एक सेकंड में
न्यू चक्कर पूर्ण करती है। इसका क्या तात्पर्य है, पहले आप ये बताओ, इसका मतलब क्या है। यदि कण या यदि वस्तु 1 सेकेंड में न्यू चक्कर, न्यू नंबर होगा ना, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 जितना भी होगा, न्यू चक्कर है। 1 सेकेंड में अगर ये 1000 चक्कर, या हमने नाम दे दिया न्यू चक्कर ये पूर्ण कर लेती है वस्तु, यानी उसकी आवृत्ति कितनी है, उसकी आवृत्ति न्यू हो जाएगी। 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं उसे ही हम कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो 1 सेकेंड में न्यू चक्कर लग रहे हैं, यानी न्यू चक्कर के लिए लगने वाला समय, न्यू चक्कर में लगने वाला समय कितना है बच्चे, ये है 1 सेकेंड। न्यू चक्कर में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 चक्कर में लगने वाला समय कितना होगा, 1 चक्कर में लगने वाला समय, 1 चक्कर में लगने वाला समय, अगर न्यू चक्कर लग रहे हैं 1 सेकेंड में, तो 1 चक्कर कितने सेकंड में लगेगा, 1/न्यू। और 1 चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही हम कहते हैं कैपिटल टी, यानी कि आवर्त काल। 1 चक्कर में जो समय लगता है उसे ही हम कहते हैं आवर्त काल, यानी कि आवर्त काल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। लिख देते हैं इसको ताकि आपको याद रहे। आवर्त काल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। तो यही दोनों में संबंध है। T बराबर 1/न्यू, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो न्यू बराबर 1/T, दोनों ही संबंध सही हैं। आवर्तकाल न्यू का व्युत्क्रम है, या न्यू यानी कि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम है, दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं और यही दोनों में संबंध है। बहुत ही आसान है। देखो हमने क्या माना कि कण अगर 1 सेकेंड में न्यू चक्कर लगा रहा है, 1 सेकेंड में अगर न्यू चक्कर लगा रहा है, तो यही तो इसकी आवृत्ति है। यानी न्यू चक्कर लगाने में 1 सेकेंड लग गया, तो 1 चक्कर लगने में कितना समय लगेगा, 1/न्यू। और 1 चक्कर में जितना समय लगता है उसे ही हम कहते हैं आवर्त काल। तो कैपिटल टी बराबर 1/न्यू, या न्यू बराबर 1/T। चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन चैप्टर 3 में हमने विस्थापन के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो रेखीय गति है, वहाँ पे हम रेखीय विस्थापन की बात करते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन की। तो पहले क्यों ना हम अपना वृत्तीय मार्ग ले लें। ये है वृत्तीय मार्ग, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितना, चलो मान लिया कि केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल r है। केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल r है, और अभी जो हमारा कण है, कण P, ये इस बिंदु P पे है। अभी जो कण है इस बिंदु P पे है। मान लीजिए कण कुछ समय के बाद यहां पहुंच जाता है, इसको हम ले लेते हैं P1। यहां से कितने कोण घूम गया, θ1 कोण घूम गया। और मान लीजिए T1 समय के बाद यहां पहुंचा है और T2 समय के बाद कहां पहुंच गया, T2 समय के बाद वो इधर कहीं पहुंच गया। इसको हमने नाम दे दिया P2, और कितना कोण घूम गया है, θ2। इस P को हमने प्रारंभिक स्थिति कहा है। t बराबर 0 पे कण कहाँ पे है, t बराबर 0 पे कण P पे है, और T1 समय पे कण P1 पे है और T2 समय पे कण P2 पे है। θ1 θ2, यहाँ पे समय का अंतराल कितना हो जाएगा, समय अंतराल हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी कि डेल T। यही है समय का अंतराल। T2 माइनस T1, इस समय अंतराल में आपका कण इस केंद्र पर कितना कोण घूम गया है। देखिए आपको T1 और T2 के बीच की बात करनी है। T1 और T2 के बीच आपका कण, ये जो परिधि है, परिधि पे तो P1 और P2 दूरी तय किया है, ये तो रेखीय दूरी हो जाएगी।
आपका जो कर्ण है इस वृत्त की परिधि पर P1 P2 दूरी तय किया है। ये आप विस्थापन कह सकते हैं, रेखीय विस्थापन। लेकिन हमको बात करना है कोणीय विस्थापन का। कोणीय विस्थापन क्या होता है बच्चे? किसी भी दिए गए समय अंतराल में आपका कर्ण कहाँ पर कोण बनाता है? केंद्र पे जो कोण बनाता है उसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। दिए गए समय अंतराल में, यहाँ पे समय का अंतराल डेल्टी है, डेल्टी समय अंतराल में आपका कर्ण उस वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसे कहा जाता है कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पे जो डेल थीटा है ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1। तो डेल थीटा इज इक्वल टू आ गया θ2 माइनस θ1। तो ये जो डेल थीटा है यही क्या है बच्चे? यही है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन परिभाषा देख लीजिए। वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु दिए गए समय अंतराल में, यहां पे समय अंतराल डेल्टी है, वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर, केंद्र O है, जितने कोण से घूम जाती है उसे उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहते हैं। दिए गए समय अंतराल में आपका कर्ण इस केंद्र के सापेक्ष जितना कोण घूम जाता है, देखिए T1 पे यहाँ पे है, T2 पे यहाँ पे है, तो जो समय अंतराल है डेल टी यानी कि T2 माइनस T1, उस समय अंतराल में हमारा कर्ण इस केंद्र के सापेक्ष कितना कोण घूम गया है? तो हमने बोल दिया डेल थीटा कोण। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये डेल थीटा है। θ1 यहाँ से इसका विस्थापन है, कोणीय विस्थापन ही है, और θ2 यहाँ से इसका विस्थापन है जिसको हमने नाम दिया θ2। ठीक है? तो जब भी आप विस्थापन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो T2 समय पे वो P2 पे है, T1 समय पे P1 है। अगर आपको समय अंतराल T2 माइनस T1 का विस्थापन चाहिए तो आपको θ2 माइनस θ1 करना पड़ेगा, जो हमने नाम दे दिया डेल थीटा। तो बहुत आसान है बच्चे। क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन किसी भी दिए गए समय अंतराल में हमारा कर्ण वृत्त के केंद्र पर, जो वृत्तीय मार्ग है उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे ही हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होगा, मीटर मत लिख देना या सेंटीमीटर। मीटर मात्रक होता है लंबाई का, ये लंबाई नहीं है, ये कोण है, जिसका मात्रक है रेडियन। रेडियन, इसको आप RAD से शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरा नाम लिखोगे तो रेडियन लिखोगे, रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक हो जाएगा रेडियन, क्योंकि कोणीय विस्थापन क्या है? एक कोण है, और कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक है रेडियन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो पूरा ताम झाम बचा ही था अभी, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, हम बात कर रहे हैं कोणीय विस्थापन की, कोणीय विस्थापन की हम बात कर रहे हैं। और कोणीय विस्थापन की अगर प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो ये एक सदिश राशि होता है। प्रकृति सदिश, ये सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन भी एक सदिश राशि है। अब सवाल ये है कि कोणीय विस्थापन की दिशा किधर होगी? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन किधर होता है? ये तो चलो आप याद कर लोगे, आपको पता चल भी गया कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, लेकिन हमको मालूम है कि किसी भी सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। परिमाण तो आपको मिल ही जाएगा, दिशा क्या होगा? कोणीय विस्थापन की दिशा किधर होगी? तो इसके लिए आपको दाहिने हाथ का नियम यूज करना है। मान लीजिए आपका कर्ण इस वृत्तीय मार्ग के केंद्र के सापेक्ष घूम रहा है। ऐसे जरा देखिएगा, यहाँ पे निर्भर करता है कि आपका कर्ण कौन सी दिशा में घूम रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। यहां पे हमारा कर्ण एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपको अपनी हाथ, दाहिने हाथ का नियम बता रहे हैं आपको। तो दाहिने हाथ के जो उंगलियां हैं और जो अंगूठा है, इनको पहले लंबवत कर लीजिए। ऐसा लंबवत कर लिया आपने, पहले आप ऐसा लंबवत कर लीजिए। ये अंगूठा और ये उंगलियां लंबवत हो गई। और अब आपको
इन उंगलियों को उस दिशा में घुमाना है जिस दिशा में आपका कण घूम रहा है, और एक शर्त है कि आपका अंगूठा उस वृत्तीय मार्ग के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के समांतर होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये कण रहा, सॉरी ये केंद्र है और ये ऐसा वृत्तीय मार्ग है, तो यहां से जो अक्ष जाएगा लंबवत जाएगा। कोई भी अक्ष हमेशा किसके लंबवत होगा? जो गति हो रही है उसके हमेशा लंबवत होता है। तो हम यहाँ पे अक्ष बना दिए, देखिए ये अक्ष है, ये अक्ष है जो उस वृत्तीय मार्ग के केंद्र से लंबवत गुजर रहा है, और आपको अपने अंगूठे को उस अक्ष के समांतर रखना है। अपने अंगूठे को उस अक्ष के समांतर रखना है और इन उंगलियों को ऐसे घुमाना है ताकि ये कर्ण की दिशा में जाएं। अगर कर्ण ऐसा जा रहा है तो उंगलियों को आपको ऐसा घुमाना पड़ेगा। अगर कर्ण मान लीजिए ऐसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपको उंगलियों को फिर ऐसा घुमाना पड़ेगा। आपकी उंगलियों का घुमाव हमेशा कर्ण के दिशा में होना चाहिए। अगर कर्ण एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तब तो आपको अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाना पड़ेगा, और अगर आपका कर्ण क्लॉकवाइज घूम रहा है तब तो आपको अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाना पड़ेगा। और ऐसा करते हुए ये जो अंगूठा है उसी की दिशा में होता है कोणीय विस्थापन की दिशा। अगर आपका कर्ण एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी कि कोणीय विस्थापन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होगा। अगर आपका कर्ण यानी कि वस्तु यानी कि पार्टिकल, कुछ भी ले सकते हैं, बॉडी, वस्तु, ऑब्जेक्ट, कुछ भी, तो अगर आपकी वस्तु एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं वार्मावर्त, और क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में है तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के घूमने की दिशा में है तो उसे कहेंगे क्लॉकवाइज, जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत दिशा को कहते हैं वार्मावर्त। अब अगर आपका कर्ण वार्मावर्त दिशा में घूम रहा है तो आपकी उंगलियों का घुमाव ऐसा होगा और अंगूठा लंबवत ऊपर की ओर होगा, और यही कोणीय विस्थापन की दिशा होगी। आप इसको कोणीय विस्थापन नहीं बोलेंगे, P1 से P2, ये कोणीय विस्थापन नहीं है। कोणीय विस्थापन ऐसा होगा, लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ अक्ष के अनुदिश, लंबवत बाहर की तरफ अक्ष के अनुदिश। यहाँ पे मैं समतल को ऐसा ले रहा हूँ तो लंबवत ऐसा हो जाएगा। अगर मैं समतल ऐसा लूँ, गड्डी ऐसे हो रही है तो लंबवत ऐसा हो जाएगा, लंबवत बाहर की तरफ। अगर आपका कर्ण दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तब तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपकी उंगलियों का घुमाव कर्ण की दिशा में ही होना चाहिए, कर्ण के घूमने की दिशा में ही होना चाहिए। अंगूठा किधर चला जाएगा? नीचे की ओर, यानी इस दिशा में आपका जो कोणीय विस्थापन है वो लंबवत नीचे की ओर होगा, अक्ष के अनुदिश। याद रखिएगा, अक्ष जो वृत्तीय केंद्र, वृत्तीय जो मार्ग है उसके केंद्र से लंबवत गुजरेगा, उस अक्ष के अनुदिश ही होता है। चाहे गति क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोणीय विस्थापन अक्ष के अनुदिश ही होगा। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर की ओर होगा, और क्लॉकवाइज है तो नीचे की ओर होगा। बस इतना साफ है। तो कोणीय विस्थापन, कोई भी कण किसी भी दिए गए समांतराल में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर, वृत्तीय मार्ग के केंद्र पे जो कोण बनाता है उसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। मात्रक हो जाएगा रेडियन, और ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आप निकालेंगे दाहिने हाथ के नियम से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कोणीय वेग की। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत ही आसान है बच्चे, हमेशा से हम पढ़ते आए हैं भाई वेग क्या होता है। वेग, अगर हम रेखीय वेग की बात करते हैं तो हो जाएगा विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पे अगर हम कोणीय वेग की बात करेंगे तो कोणीय वेग क्या होना चाहिए? कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल,
टाइम इंटरवल। ठीक है, अब मान लीजिए कोणीय विस्थापन डेल थीटा है, समय अंतराल डेल टी है, तो कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा से दिखाते हैं कोणीय वेग। अच्छा, इस सिंबल का नाम है ओमेगा। ओमेगा, अच्छा मेगा नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा। ये सिंबल का नाम है ओमेगा, और ये सिंबल यहाँ पे दिखा रहा है कोणीय वेग को, और कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल, ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसकी अगर मात्रा की बात करें, मात्रा क्या हो जाएगा बच्चे? इसका मात्रक रेडियन है, इसका मात्रक सेकंड है, तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड। और अगर इसके प्रकृति की बात करें कि भाई अदिश है कि सदिश है, तो कोणीय विस्थापन अगर सदिश है, कोणीय विस्थापन अगर सदिश है, तो कोणीय वेग भी क्या होगा? कोणीय वेग भी सदिश राशि होगी। अच्छा, अब इस कोणीय वेग की दिशा क्या होगी? इस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? वेग की दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है। वेग की दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है, तो वैसे ही कोणीय वेग की दिशा कोणीय विस्थापन की दिशा के अनुदिश होगी। क्लियर है ये? मैं लिख दूं यहां पर, कोणीय वेग की दिशा, कोणीय वेग की दिशा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की दिशा के अनुदिश, दिशा के अनुदिश होती है, होती है। ये बहुत सारा जगह ले लिया है, इसको हम सीमित करेंगे, तो कहाँ सीमित हो पाया? अब हो गया सीमित, और इसको हम इधर कहीं ला के रख देते हैं। यहाँ पर सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होगी? कोणीय वेग की दिशा कोणीय विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है। यहाँ पे तो हम कोणीय वेग निकाल रहे हैं समय अंतराल में। जब भी हम समय अंतराल में बात करते हैं तो हमको मिलता है औसत, तो यह औसत कोणीय वेग होगा, कुल कोणीय विस्थापन अपॉन कुल समय अंतराल। अगर हमको किसी क्षण पर वेग चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लगाते हैं लिमिट, डेल टी टेंड्स टू जीरो। अगर आपको किसी भी क्षण पर वेग चाहिए तो आप समय अंतराल को कम 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 करते हुए किधर ले जाएंगे? जीरो की ओर ले जाएंगे। डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी यानी कि समय अंतराल जीरो की ओर अग्रसर है, तब ये जो डेल थीटा अपॉन डेल टी है, ये क्या हो जाएगा बच्चे? इसको आप लिखोगे डी थीटा अपॉन डी टी। ये हो जाएगा आपका तात्क्षणिक कोणीय वेग, किसी भी क्षण पर कोणीय वेग। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये औसत कोणीय वेग है, और ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी भी क्षण पर है, यह तात्क्षणिक कोणीय वेग है। चलो आगे बढ़ेंगे। कोणीय वेग, कोणीय वेग यानी कि ओमेगा, आवर्त काल यानी कि कैपिटल टी, आवृत्ति यानी कि न्यू में संबंध। कोणीय वेग, आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो क्यों ना हम पहले एक वृत्तीय मार्ग की कल्पना करें। यह वृत्तीय मार्ग हो गया। इस वृत्तीय मार्ग का केंद्र O ले लिया हमने, त्रिज्या R ले ली हमने, ठीक है। और अब अगर एक कण एक चक्कर लगाता है तो जो समय लगता है उसे हम कहते हैं कैपिटल टी। क्लियर है ये? उसे तो आवर्त काल कहते हैं। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं कैपिटल टी। और अब ये बात मुझे बताओ आप कि जब कण एक चक्कर लगाएगा तो कोणीय विस्थापन कितना होगा? मैं लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ लिखूंगा क्योंकि ये आपको और नोट्स मिलता है पीडीएफ के फॉर्म में, और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप यहाँ से अपना नोट्स बखूबी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे नोट करता हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए।
तो हम क्या बोल रहे हैं, हमको कोणीय वेग, आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध चाहिए। और हमको मालूम है कि एक चक्कर लगाने में लगा समय, इसको हम कहते हैं कैपिटल टी, यानी कि आवर्त काल। क्लियर है? ये एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे हम कहेंगे आवर्त काल। और ये बताओ, जब एक चक्कर लगाया जाएगा, एक चक्कर पूरे करने में कोणीय विस्थापन कितना होगा? कोणीय विस्थापन कितना होगा बच्चे? जब आपकी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर पूरा का पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगी तो इस कंडीशन में कोणीय विस्थापन कितना होगा? कोणीय विस्थापन ये पूरा का पूरा कोण होगा जो कि 360 डिग्री होता है, जिसे आप लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो ये कोणीय विस्थापन हो गया। ये जो दूरी है 2 पाई की दूरी कितने समय में तय की जा रही है? कैपिटल टी समय में तय की जा रही है। और अब वेग क्या होता है? कोणीय वेग बराबर हो जाएगा, कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समयांतराल। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक चक्कर की। एक चक्कर में तय किया गया विस्थापन है 2 पाई और लगने वाला समय है कैपिटल टी, और यही कहलाएगा ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। या आपको मालूम है कि 1/t क्या होता है? अभी तो बताया आपको। 1/t क्या होता है? 1/t होता है न्यू, यानी कि आप इसको 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। क्लियर है ये? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। चलिए आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा आप। कोणीय त्वरण क्या होगा बच्चे? कोणीय त्वरण, तो हम जानते हैं त्वरण क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कोणीय त्वरण की। तो कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर होगा उसे हम कहेंगे कोणीय त्वरण। समय के साथ किसी वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को उसका कोणीय त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा देखिए वही रहेगी ना, जो मूल परिभाषा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। एकांक समय में वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो जब हम बात करेंगे कोणीय त्वरण की तो हम ये देखेंगे कि एकांक समय में कोणीय वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, और एकांक समय में परिवर्तन यानी कि परिवर्तन की दर। तो कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं कोणीय त्वरण। तो अगर हम परिभाषा लिखें कि भाई कोणीय त्वरण क्या होगा, तो कोणीय त्वरण हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। मान लीजिए कोणीय वेग में परिवर्तन डेल ओमेगा है। कैसे? मान लीजिए किसी क्षण पे ओमेगा 1 है, किसी क्षण पे ओमेगा 2 है, ये क्षण t1 है, ये क्षण t2 है। तो t1 पे कण का वेग ओमेगा 1 है, t2 पे कण का वेग ओमेगा कोणीय वेग है ओमेगा 2 है। तो समय अंतराल हो जाएगा डेल टी, और ये जो कोणीय वेग में परिवर्तन है हो जाएगा डेल ओमेगा। डेल ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और समय अंतराल आ जाएगा t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, और इसको दिखाएंगे अल्फा से। कोणीय त्वरण को हमने दिखा दिया है अल्फा से, लेकिन अगेन ये जो है औसत त्वरण है, ये औसत कोणीय त्वरण है, क्योंकि यहाँ पे आपने समय अंतराल में बात की है। अगर हमको पता करना हुआ कि किसी भी क्षण पर त्वरण क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर कोणीय त्वरण क्या है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, जो हमेशा करते आए हैं हम,
हम समय अंतराल को जीरो की तरफ ले जाएंगे, समय अंतराल को जीरो कर देंगे। तो अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, तो ये आपको मिल जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये भी अल्फा ही है, लेकिन याद रखिएगा ये औसत है और ये तात्क्षणिक है, ये किसी क्षण पे है और ये समय अंतराल में है। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा बच्चे? ये है रेडियन पर सेकेंड और ये है सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी क्या होगी, अदिश होगा कि सदिश होगा? कोणीय विस्थापन सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, तो कोणीय त्वरण भी सदिश राशि होगा। और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा में होगी। ये नहीं बोलिएगा कि कोणीय वेग की दिशा में होगी। त्वरण की दिशा हमेशा वेग के परिवर्तन की दिशा में होती है, चाहे वो कोई सा भी त्वरण हो। त्वरण की दिशा हमेशा वेग में परिवर्तन यानी कि डेल वी। अगर हम रेखीय गति की बात करेंगे तो एक की दिशा डेल वी की दिशा में होगी। अगर हम वृत्तीय गति की बात करेंगे तो वहां पे अल्फा की दिशा डेल ओमेगा की दिशा में होगी। ये है वेग में परिवर्तन, ये है कोणीय वेग में परिवर्तन। तो त्वरण हमेशा वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होता है। और अब यहां पर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये हमने ले लिया एक वृत्ताकार मार्ग और मान लो कि इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और केंद्र है ओ। इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है स्मॉल आर, केंद्र है ओ। अभी मान लेते हैं कि हमारा कण पी पे है और कुछ समय अंतराल के बाद वो कहाँ पहुंच गया? क्यू पे पहुंच गया। तो यहाँ पर जो समय अंतराल है, हम उस समय अंतराल को डेल टी ले लेते हैं। पी से क्यू का समय, कण को पी से क्यू तक जाने में डेल टी समय लगा है, कुछ तो समय आएगा। और इस समय अंतराल में ये जो कोणीय विस्थापन है उसको हमने ले लिया डेल थीटा। ये देखिए, ये जो पी क्यू है ये आप रेखीय विस्थापन कह सकते हैं। इसको हम ले लेते हैं डेल एस, डेल एस। क्लियर है ये? तो क्या क्या हमको करना क्या है? पहले तो ये जरा गौर फरमाइए कि करना क्या है। हम लोग रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि हम v और ओमेगा में संबंध स्थापित करने वाले हैं, v और ओमेगा में। तो इसके लिए हम एक वृत्ताकार मार्ग लेते हैं और हम ये देखते हैं, समझ आते हैं। बीच में एक व्यवधान उत्पन्न हो गया था। चलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित कर रहे हैं और ये हमने एक कंडीशन ले रखा है कि एक कण है जो कि आर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। किसी भी क्षण पे वो पी पे है, कुछ समय अंतराल के बाद, जो कि बहुत ही अल्प समय अंतराल है डेल टी, उसके बाद वो कण क्यू पर पहुंच जाता है। उसका कोणीय विस्थापन डेल थीटा है और ये जो डेल एस है बच्चे, ये रेखीय विस्थापन है, परिधि पर तय की गई दूरी है। ये रेखीय विस्थापन है और ये कोणीय विस्थापन है, डेल टी समय अंतराल है। और अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, हम 7 8 से तो पढ़ ही रहे होंगे, कि कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या होता है। सबको मालूम है, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई कि कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या होता है। यहाँ पे हम कोण लेंगे डेल थीटा जो कि हमारा कोणीय विस्थापन है, चाप हम ले लेंगे पी क्यू और जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। क्लियर है? ये डेल थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर, ये चाप है। और एक बात आप समझिए कि अगर ये डेल टी का मान बहुत कम है, अगर समय अंतराल बहुत कम है, उस कंडीशन में हम लोग पी क्यू को, जो आर्क है, उसको डेल एस के बराबर भी लिख सकते हैं।
तो डेल थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल एस अपॉन आर। अगर समय अंतराल कम है तो जो रेखीय विस्थापन होगा वो चाप के लगभग बराबर होगा। डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल आर, और क्यों ना अब हम दोनों पक्षों में डेल टी से भाग दे दें, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू मिलेगा डेल एस अपॉन डेल टी 1/r। डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या होगा बच्चे बताओ? डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या होता है जरा बताइए मुझे आप। अभी तो पढ़ाया आपको कि डेल थीटा अपॉन डेल टी हो जाएगा कोणीय वेग, और डेल एस अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? ये होता है रेखीय वेग, और ये 1/r है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखो ये औसत मिल जाएगा, औसत कोणीय वेग, औसत रेखीय वेग और 1/r है। लेकिन अगर हमको किसी भी क्षण पर चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम कंडीशन लगा देंगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इधर भी लगाएंगे ना लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी 1/r। डेल थीटा अपॉन डेल टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, और ये है 1/r। और अब तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। डी थीटा अपॉन डी टी दिस इज ओमेगा कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी रेखीय वेग डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यानी कि बच्चे रेखीय वेग, ढंग से लिख दूं वहां के छींटे यहां तक आई हैं। रेखीय वेग इज इक्वल टू क्या होगा? रेखीय वेग इज इक्वल टू होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। अब जरा इसके मायने समझिए। हमने ये प्राप्त किया है कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एक पहिया है, एक चक्का है, ये बैलगाड़ी का चक्का हो सकता है, आपके साइकिल का चक्का हो सकता है, आपके कार का चक्का हो सकता है, और ये हो जाएगा केंद्र। ठीक है, अगर इस पहिए की त्रिज्या स्मॉल r है, पूरी त्रिज्या की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल r है, देखिए v बराबर ओमेगा इंटू आर। अगर इस पूरे चक्के का कोणीय वेग ओमेगा है जो कि नियत है, अगर इस पूरे चक्के का कोणीय वेग ओमेगा है जो कि नियत है, तो एक चीज जो आप इस फॉर्मूले से जान सकते हैं कि अगर ओमेगा नियत है तो v समानुपाती होगा r के, यानी कि रेखीय वेग त्रिज्या के समानुपाती होगा। त्रिज्या क्या? यहां से दूरी, केंद्र से दूरी। अगर एक कण यहां पे है, एक कण यहां पे है और एक कण यहां पे है, और ये ऑब्वियस ही बात है, आप इसको बिल्कुल अभी तत्काल अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपका साइकिल आपके पास है, आप उसके जो स्कोप्स होते, स्कोप्स नहीं, तिल्लियां जो होती हैं साइकिल में, जो तिल्लियां होती हैं, वहां पे अलग अलग जगह पे आप कुछ पेपर फंसा लीजिए, पेपर के पीसेस यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो पेपर एकदम टायर के पास है, यानी जो केंद्र से अधिकतम दूरी पर है, उसका वेग ज़्यादा लग रहा है, और जो पेपर जो अपने तिल्ली में फंसाया है, इस केंद्र के जितना समीप आते जाएंगे, उस पेपर का वेग आपको उतना ही कम पता चलेगा। तो v समानुपाती r, यानी कि जो रेखीय वेग है वो केंद्र से दूरी के समानुपाती होता है। जो इस केंद्र से जितना ज़्यादा दूर होगा उसका रेखीय वेग उतना ही देखो, सबका कोणीय वेग नियत है, सबका कोणीय वेग समान है, लेकिन रेखीय वेग जो है वो त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। त्रिज्या जितना ज़्यादा होगा रेखीय वेग उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए आपको ये जल्दी जल्दी घूमता हुआ प्रतीत होगा और ये धीरे धीरे घूमता हुआ प्रतीत होगा, और जो यहाँ पर होगा, जो कण एकदम केंद्र पर ही होगा, वो घूमता हुआ ही प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि r बराबर 0 है।
तो v बराबर 0 हो जाएगा। r बराबर 0 तो v बराबर 0। तो जो भी कण केंद्र पे होगा उसका रेखीय वेग 0 होगा। क्लियर है ये? v बराबर ओमेगा r, जो कण केंद्र से जितना ज्यादा दूर होता है उसका रेखीय वेग उतना ही ज्यादा होता है। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं रेखीय वेग की दिशा की, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। रेखीय वेग की दिशा, रेखीय वेग की दिशा, चलो समझते हैं इसको। कोणीय वेग की दिशा आप जानते हैं, कोणीय वेग की दिशा किधर होगी? कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होगी। और कोणीय विस्थापन होता किधर है? कोणीय विस्थापन अक्ष के अनुदिश होता है। हम बात करेंगे रेखीय वेग की दिशा की। हम पढ़ रहे हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में जो कण घूम रहा होगा उसका कुछ रेखीय वेग भी होगा। और हम एक समान वृत्तीय गति या भी केवल वृत्तीय गति कर रहे कण के रेखीय वेग की बात कर रहे हैं। और हम ये संबंध प्राप्त कर चुके हैं कि v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। हमको उसका डायरेक्शन चाहिए, तो क्यों ना हम पहले एक वृत्ताकार मार्ग ले लें। ये हो गया वृत्ताकार मार्ग। मान लिया इसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल r है। थोड़ा सिस्टम से लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। लाइन सीधा सीधा खींचता हूँ मैं। ये रहा त्रिज्या r। तो मान लीजिए आपका कण, अच्छा दोनों का कलर एक हो गया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो ये सही है। मान लीजिए अभी कण P पे है तो भी त्रिज्या r है। कुछ समय के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा? Q पे पहुँच जाएगा तो भी त्रिज्या r रहेगा। और P से Q तक का जाने का जो समय है हम एकदम अल्प समय अंतराल की बात करेंगे। अल्प समय अंतराल, अल्प समय अंतराल डेल टी में जो कोणीय विस्थापन है हम उसको बोलते हैं डेल थीटा। तो हमने बोल दिया इसको डेल थीटा, डेल थीटा। और जब आप अल्प समय अंतराल लेंगे, क्या ध्यान दीजिएगा, जब आप समय अंतराल अल्प लेंगे, बहुत कम लेंगे, उस कंडीशन में आपका जो रेखीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन लगभग उस चाप के बराबर होगा। ये जरा याद रखिएगा। आप देख पा रहे हैं अगर P और Q, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये P ले लूं और ये Q ले लूं, उस कंडीशन में आपको रेखीय विस्थापन और इस चाप में ज़्यादा अंतर मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इतना कम ले लूँगा तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा, फिर चीज़ों को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हमने थोड़ा दूर लिया है। लेकिन कंडीशन हमारे पास है, हमने कंडीशन लगा रखा है। कंडीशन यही है कि अल्प समय अंतराल की बात कर रहे हैं हम, समय अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अगर समय अंतराल बहुत कम है तो ये जो कोणीय विस्थापन है वो भी बहुत कम होगा। और उस स्थिति में P और Q जो आर्क है, जो चाप है, PQ चाप लगभग कोणीय विस्थापन लगभग रेखीय विस्थापन डेल S के बराबर होगा। क्लियर है ये? तो चलिए हमको करना क्या है, हमको रेखीय वेग की दिशा प्राप्त करनी है। चलो कर लेते हैं। देखो OP और OQ हमारे पास एक त्रिभुज है। जब आप देखेंगे तो त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात हो रही है? बात हो रही है त्रिभुज OPQ ले लो या QOP ले लो या POQ ले लो, नाम एक ही, कुछ भी रख सकते हैं। POQ में, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में ये जो OP है क्या वो OQ के बराबर होगा? दोनों ही त्रिज्या है ना, दोनों ही त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या होगा क्या? यहाँ पर OP OQ के बराबर है क्योंकि दोनों ही स्मॉल r हैं। और जब ध्यान दीजिएगा, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, कैसा होना चाहिए?
कोण ओ क्यू पी बराबर होगा कोण ओ पी क्यू के। ओ क्यू पी ये कोण, ओ पी क्यू ये कोण, दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ें। देखिए हम करते जाएंगे और आप जब मंजिल पे पहुंच जाएंगे तब समझ में आएगा अरे अच्छा ये चीज हम कर रहे थे। तो अब देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन होता है। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूं, कोण क्यूओपी या पीओक्यू प्लस कोण ओक्यूपी प्लस कोण ओपीक्यू, ओपीक्यू कितना होना चाहिए? पाई यानी कि 180 डिग्री, पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो अच्छा पीओक्यू कितना है? पीओक्यू डेल थीटा है। तो डेल थीटा बराबर हो जाएगा, मतलब डेल थीटा बराबर नहीं हो जाएगा, पीओक्यू डेल थीटा के बराबर हो जाएगा प्लस इसको लिख देंगे कोण, आप ओपीक्यू लिख सकते हैं दोनों को, ओपीक्यू। तुम हटो यहां से। ओपीक्यू ओक्यूपी के बराबर है तो आप इसके जगह पे भी इसको लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 कोण ओपीक्यू बराबर पाई, और अब ये जाके उधर माइनस होगा तो 2 कोण ओपीक्यू बराबर पाई माइनस डेल थीटा, पाई माइनस डेल थीटा। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? ये जाके उधर माइनस हुआ है बस। तो यहाँ से कोण ओ पी क्यू बराबर आ जाएगा, कोण ओ पी क्यू बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस डेल थीटा अपॉन 2। क्लियर है? ये जाके डिवाइड हो गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहें तो 1/2 इक्वल टू पाई माइनस डेल थीटा, ऐसे भी, दोनों एक ही चीज़ है ना। ये जाके उधर डिवाइड होगा पाई माइनस डेल थीटा। और अब देखो यहाँ पर अगर डेल टी टेंस टू 0 कर दें हम लोग, अगर डेल टी टेंस टू 0 कर दें, समय अंतराल को एकदम नगण्य 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 एकदम 0 कर दें, तो हम किसी भी क्षण पे पहुंच जाएंगे और उस स्थिति में डेल थीटा भी क्या हो जाएगा? डेल थीटा भी 0 हो जाएगा। समझने वाली बात है? डेल टी टेंस टू 0, डेल थीटा टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0, डेल थीटा टेंस टू 0। अगर समय अंतराल को आप नगण्य कर दोगे तो कोणीय विस्थापन भी नगण्य हो जाएगा। यहाँ डेल थीटा का मान 0 हो जाएगा, यानी कि कोण ओ पी क्यू बराबर आपको मिलेगा पाई/2। कोण ओ पी क्यू इक्वल टू मिलेगा पाई अपॉन 2, यानी कि जो आपका वेग रहेगा इसके हमेशा लंबवत रहेगा, इस त्रिज्या के हमेशा लंबवत रहेगा। और त्रिज्या के लंबवत कौन है? आप बोल सकते हैं स्पर्श रेखा के अनुदिश रहेगा। और यही किसकी दिशा है बच्चे? यही दिशा है देखिए वेग की। देखो आपने ओ पी क्यू को लिया है, इसको आपने बोला ये कौन सा विस्थापन है? ये आपने बोला कि बच्चे ये है हमारा रेखीय विस्थापन, और रेखीय विस्थापन की दिशा में ये होगा कोणीय वेग। और अब हमने देखा कि इसकी दिशा, इस कोण का मान कितना है? ओ पी क्यू का मान एक्चुअली में 90 है, लेकिन कंडीशन भी है डेल टी टेंस टू 0, समय अंतराल बहुत कम है तो कोणीय विस्थापन भी अल्प होगा। यानी हम किसी भी क्षण पे बात कर रहे हैं, और जब हम किसी भी क्षण पे बात करेंगे तो किसी भी क्षण पे जो वेग होगा, जो रेखीय वेग होगा, वो उस स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। तो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? निष्कर्ष ये है कि रेखीय वेग या किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षण पर रेखीय वेग स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। ओके? तो जब भी कोई भी कण क्या कर रहा है, कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा है,
तो उसका जो रेखीय वेग होगा किसी भी क्षण पर खींचे गए स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। देखिए ये है रेखीय वेग, ये है रेखीय वेग, ये है रेखीय वेग और ये है रेखीय वेग। किसी भी क्षण पर आपको जिस भी बिंदु पर रेखीय वेग की दिशा चाहिए आप वहां पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, क्योंकि रेखीय वेग की दिशा क्या है, उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते हैं बरसात के दिनों में, या फिर आप एक डोरी से एक पत्थर को बांध के ऐसे गोल गोल घुमाएं, तो अगर रस्सी टूट जाती है तो स्पर्श रेखा के अनुदिश निकलती है। अगर रस्सी टूट जाएगी तो आपका जो पत्थर होगा वो स्पर्श रेखा के अनुदिश निकल जाएगा। और जब आप साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वहाँ से जो कीचड़ निकलते हैं वो भी टायर के स्पर्श रेखा के अनुदिश ही निकलता है। ऐसा ही निकलेगा ना। मडगार्ड क्यों लगाते हैं? ऐसा मडगार्ड क्यों लगाया आपने? क्योंकि यहाँ से जो टायर पे जो कीचड़ चिपका हुआ है वो टायर के साथ गति तो कर रहा है, और जब वहाँ से वो निकलेगा, जब वहाँ से बाहर निकलेगा तो स्पर्श रेखा के अनुदिश निकलेगा। क्योंकि रेखीय वेग की दिशा कैसी होती है? रेखीय वेग की दिशा होती है स्पर्श रेखा के अनुदिश। क्लियर है ये? तो ये है रेखीय वेग की दिशा। चलिए आगे बढ़ें और आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। अच्छा ये डायग्राम हम तो डायग्राम अब आ रहा है जब हम पूरा कार्यक्रम कर चुके हैं, तो ठीक है, यही डायग्राम हमने यहाँ भी बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कंक्लूजन भी अब आ रहा है। देखो कंक्लूजन भी अब आ रहा है, जब हम पूरा कंक्लूजन लिख चुके हैं तब पूरा कहानी नहीं खिसकाना है, केवल इतना ही खिसकाना है। अरे किसको भाई? देखिए क्या लिखा है, वृत्ति गति करने वाले कर्ण के रेखीय वेग की दिशा सदैव वृत्ति मार्ग की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अतः वृत्ति गति करने वाली वस्तु को मुक्त कर दिया जाए तो वह स्पर्श रेखा की दिशा में चली जाती है। आप पत्थर वाला एग्जाम्पल करके देख लीजिए। आप रस्सी से पत्थर को बांध कर एक वृत्ताकार गति करवा लीजिए, रस्सी टूटेगा तो पत्थर जो है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश भागेगा। या फिर साइकिल चला के देख लो, बरसात का मौसम तो ही है, जो छींटें निकलेंगी वो टायर के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश निकलेंगी। और अब हम बात करते हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। तो मान लेते हैं कि एक कण है जो P से Q तक गया है डेल टी समय अंतराल में, रेखीय विस्थापन डेल S है, कोणीय विस्थापन डेल थीटा है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या डेल R है। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या R है, इसको बोलते हैं फ्लो में बह जाना। डेल S डेल थीटा और त्रिज्या R है। तो आपको यहाँ पर रेखीय त्वरण यानी कि A, कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा में संबंध स्थापित करना है। तो बहुत आसान है। इसके पहले ही हमने ये सिद्ध कर दिया है कि V इज इक्वल टू ओमेगा R होता है। हमने सिद्ध किया है रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है, V बराबर ओमेगा इंटू R। अगर इसका हम लोग समय के सापेक्ष में एक बार अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। समय के सापेक्ष में बस एक बार आप अवकलन करिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। और r तो नियत है तो ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। और अगर आप वेग को समय के सापेक्ष में एक बार अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा a। रेखीय वेग का अवकलन करेंगे तो रेखीय त्वरण मिलेगा, कोणीय वेग का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा कोणीय त्वरण। यानी कि यहाँ से क्या संबंध मिल गया है आपको रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण इज इक्वल टू होता है त्रिज्या इंटू कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, लेकिन त्वरण लिखूं कहाँ, नीचे लिख देता हूं, कोणीय त्वरण। रेखीय त्वरण A, त्रिज्या R, कोणीय त्वरण अल्फा। A इज इक्वल टू आर अल्फा, A इज इक्वल टू आर अल्फा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद रखिएगा, बहुत काम की चीजें हैं सब। A इज इक्वल टू आर अल्फा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हम लोग एक समान वृत्तीय गति के संबंध में बहुत सी जानकारियां हम लोगों ने पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है।
ये बेस है और ये आधारभूत ज्ञान है जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप वृत्ति गति पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक आपको मालूम है कि वो है अभिकेंद्र त्वरण। एक समान वृत्ति गति, हम कहते हैं कि चाल नियत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक समान वृत्तीय गति भी त्वरित गति होती है। लेकिन कैसे एक समान गति त्वरित गति कैसे हो सकती है, इसी का जवाब हम लोग ढूंढेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो इस चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा।